मित्रों, आज हम अपने परम मित्र असलम भाई के यहाँ पधारे हैं। हम कुछ इनसे ज़िंदगी के बारे में पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मिसेस असलम भी हैं, जो जल्दी ही दुबई से घूम घाम कर आई हैं। इनसे भी कुछ हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं असलम भाई से ये जानना चाहूँगा कि मुंबई में कहाँ, कब, कैसे ये पधारे, या इनकी दैनिक दिनचर्या क्या है, उस पर भी हम पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। असलम भाई, पहले तो मैं भैसवार भाई का बहुत स्वागत और दिल से आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया, मेरे घर पधारे। हमारी आपकी दोस्ती बहुत पहले से है। अब हमारे बहुत जानते हैं, हमारे बहुत जानते हैं आप। मैं बम्बई में ही पैदा हुआ हूँ। मेरे वालिद साहब, मेरे पिताजी बम्बई में 1962 में आए। उन्होंने बाद में 1968 में गाड़ी ली। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हम लोग आए। मैं पंकज दरगाह में पैदा हुआ, घाटकोर में पैदा हुआ, गांधी हॉस्पिटल घाटकोर में पैदा हुआ मैं। उसके बाद से हमारे घर पर अल्लाह का करम रहा, बैसवार भाई आपकी दुआ से घर पे गाड़ी रही हमेशा, कभी मैं मुहताज नहीं रहा। पढ़ाई मैंने अंजुम इस्लाम कुर्ला में की, कॉलेज महाराष्ट्र कॉलेज में किया। मैं इंटर पास हूँ, साइंस से पढ़ाई किया हूँ मैंने, और आपकी दुआ से कई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट पर रह चुका हूँ, आज भी हूँ। आपके आशीर्वाद से हमने बहुत काम किया पूरे भारत में। कम से कम हमने 11,000 मैटर पूरे इंडिया में सॉल्व किए। उसमें विशेष मैं 4-5 चीज़ गिना दूँगा आपको, जिसमें आपको समझ में आएगा कि हमने काम किस तरह से किया और काम की हमारी परिभाषा क्या है। पहला काम हमने यूपी में बांदा जिला में, मैं और मेरी पत्नी मिल के हम लोग वहाँ पर गए थे। हमने वहाँ पर सरकारी कुशासन के खिलाफ हमने कार्रवाई की। सीएम योगी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, वहाँ के डीजीपी सुखपाल सिंह को मिलकर हमने वहाँ पर कार्रवाई की, और बांदा जिला के कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसपी, डीवाईएसपी और बदौसा के पीआई को ट्रांसफ़र करवा दिया। क्या बात। हमने दूसरी कार्रवाई हमने जोगेश्वरी में इस्माइल कॉलेज की जगह, उस वक्त के होम मिनिस्टर रविंद्र वायकर शिवसेना के कब्जा करने वाले थे, जोगेश्वरी के नाम पे 10 एकड़ जगह। हमने इसकी जानकारी हमारे स्तर पर आगे दी, नसीम अली खान साहब को दी, हेगड़े साहब को दी। सब पिछड़ गए कि हम लोग अभी पोस्ट पर नहीं हैं, हम लोग अब मिनिस्टर नहीं रह गए, हम एमएलए नहीं रह गए, वो होम मिनिस्टर है, आप मत इसमें हाथ डालिए। मैंने यकीन मानिएगा अपने पूरा जोर लगाया, लोगों का साथ लिया। हुसैन दलवाई साहब एमपी से हमने उनसे सहायता ली, उन्होंने मदद की, और वहाँ के हमीद भाई ने हमारी मदद की। हमने 10 एकड़ जगह वो भी बचाई, और उस वक्त के होम मिनिस्टर शिवसेना के रविंद्र को पीछे हटने में मजबूर किया। तीसरा काम हमने जो किया, काफ़ी हमने काम किया, उसमें 5 काम बता रहा हूँ सर आपको मैं। तीसरा काम हमने किया, रुचि सोया कंपनी, जो तेल ऑयल की कंपनी है, ये पातालगंगा में है। इसमें 78 मज़दूरों को 6 महीने से पगार ना देकर उनका शोषण किया जा रहा था। उनको खुले में रखा गया था 6 महीने से, कि भाई आपको पगार आपको नहीं मिलेगी, आप लोग काम बराबर नहीं कर रहे हैं। इस तरह का उनको बहानेबाजी करके उनको परेशान किया जा रहा था। उसमें से एक मज़दूर भाग कर आया, हमारे तक पहुंचा। मैं और हमारी बीवी हम लोग गए वहाँ पर। हमने उनको बाकायदा लिखित में हमने उनको अल्टीमेटम दिया, और हमने कहा हम परसों आ रहे हैं। जब हम दूसरे दिन गए, हम यकीन मानिएगा बैसवारी भाई, वहाँ पर पुलिस का पूरा बंदोबस्त था गेट के ऊपर, क्योंकि वो जो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, 1550 वर्कर काम करते हैं उसके अंदर, इतनी बड़ी फैक्ट्री है। पूरे पुलिस का अमला वहाँ पर था। वहाँ के स्थायी जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर थे वो थे वहाँ पर। वहाँ के जो टेम्पो यूनियन के लीडर वहाँ पर थे, वहाँ के मुखिया लोग थे, वहाँ के सरपंच थे, काफ़ी लोग जमा थे। हम जब पहुँचे तो वहाँ पर इतना हमला देखकर हमारे हालत पसीने खुद छूट गए, लेकिन हमने अल्लाह का नाम लिया, और हम लोगों ने हम लोग जब अंदर जब गेट पर गए तो काफ़ी 2 लोगों को अंदर परमिशन मिलेगा, बाकी आपके साथ भी मीडिया का कोई नहीं देगा। यकीन मानिएगा, बाहर पुलिस का हमला, इतने सारे लोग जमा थे, डर हमारे दिल में था। हम दाखिल हुए अंदर तो हमने देखा
वो देखा हमने जो आज तक कभी देखा नहीं। और जो सोचता हूँ आँख में आंसू आ जाता है मेरे। 1550 लोगों ने कंपनी को शट डाउन कर दिया था। हम लोग यहाँ आकर के कि हमारे लिए कोई तो आया है यहाँ पर। आज भी आंसू आता है वो बात सोचता हूँ तो मैं। और वहाँ के वर्कर हाथ में ठंडा और चिप्स लेके हमारे खड़े थे, गरीब वर्कर 6 महीने से परेशान थे। हमने उनको छुड़वाया। उसी दिन हमने उनको अल्टीमेटम दिया कि इनके पगार 6 महीना जो बैठा रखो पगार भी दे दो उनको। वहाँ पर राठौर जी थे और उनका नाम रोहित पाटिल था और उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उनको हमने अल्टीमेट दिया। सेकेंड डे 25 जनवरी थी। हमने कहा हम कल आ रहे हैं, पगार पूरा हमको चाहिए, कैश में चाहिए। 26 जनवरी को हम आपका स्टेट यहाँ पर आपका झंडा वंदन होगा, हम स्टेट को आके सीधे बोल देंगे आपको। तो यकीन मानिएगा हमको उसी वक्त पूरे वर्कर के पैसे के साथ हमको दिया गया, भेजा गया बाहर। अब 76 लोग को हम 2 गाड़ी में लेकर आए। सोचिए आप, हम 2 गाड़ी में 76 आदमी को लेकर आए। क्योंकि सर वहाँ पर बता दूँ आपको 6 किलोमीटर इस तरफ 6 किलोमीटर इस तरफ, अपना आदमी की ज़ात। उनको खाना पीना भी ना वहाँ के लोग ला के दिया करते थे। अच्छा। उनको हमने बचाया, पगार लिया, उनकी दुआ हमारे साथ में चल रही है आज तक। उसके अलावा हमने बिरला कंपनी जो वाड़ा में है, वहाँ पर 48 लोग वर्कर लोग परेशान थे। उनको वहाँ पर इतना उन पर जुल्म हो रहा था कि एक आदमी से सर एक रात में उससे पूरी गाड़ी खाली कराई जाती थी। 400 रुपये के आवाज़ में, 400 रुपये में एक गाड़ी खाली करते थे। वो भी ईंट, वो आती ना जो सीमेंट की ब्रिक्स, वो उठा के, और सुबह सोने पे उठाते थे, उठो काम करो, और पगार उनका भी नहीं दे रहे थे। हम वहाँ पहुँचे और नवनीत पाटिल थे, बहुत थे। हमने उनको मारा पकड़ के, उनका भय दिलाया। और हमने रुचि सोया कंपनी, अपना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है पूना में, न्यू इंडिया, कौन सी नाम क्या उसका, नाम क्या था उस कंपनी का, बजाज बिरला कंपनी, उस पर कार्रवाई की हमने। वहाँ पर हमने उनका जिसका पैसा नहीं मिल रहा था प्रीमियम वो दिलाया हमने। उसके अलावा ऐसे कई काम हमने किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग जिस जगह पर बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र मानते हैं, आशीर्वाद मानते हैं। आज इस काबिल हूँ मैं कि यार मैं पैसा वैसा निकाल सकता हूँ, किसी को जेल में छोड़ा सकता हूँ और किसी को पोस्ट दे सकता हूँ। क्या बात। इस पोस्ट पे आज मैं हूँ मैं, अल्लाह के करम से। आप लोगों की दुआएं हैं, आपकी दुआएं हैं, और सबसे ज़्यादा मुझे मेरी बीवी का साथ मिला है। इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार मानता हूँ और हमेशा दुआ करता हूँ कि मुझे ऐसी बीवी और ऐसे दोस्त हमेशा मिले। ये तो वही आपकी व्यक्तिगत कार्यों की बखानी जी। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। आपकी शादी के बारे में, आपकी पत्नी के बारे में, आपके परिवार के बारे में भी कुछ ज़रा थोड़ा 2 शब्द बोलिए। मेरी शादी जो है मेरी माँ की पसंद से हुई। मेरी माँ ने पसंद किया इनको। हमारी अरेंज मैरिज हुई है, कोई लव मैरिज नहीं हुई। लेकिन आज मैं अल्लाह का शुक्र मानता हूँ, गुज़ार हूँ कि मुझे पाक और सफ़ा बीवी मिली। और मेरा पहला प्यार मेरी बीवी रही, आखिरी प्यार मेरी बीवी रहेगी। कितने सन में? हाँ, 1988 में शादी हुई। जब ये 13 साल 8 महीने की थी, मैं 17 साल कुछ महीने का था। क्या बात। आज हम दादाजी बन गए आपकी दुआ से इतनी कम उम्र में। अच्छा, फिर वसई की तरफ आपका आगमन कैसे हुआ? वसई में हमने 1987 में पानी के टैंकर लिए थे हमने। हाँ, 6 टैंकर लिए थे हमने। तो हम वसई में गए, हमने 6 टैंकर का काम चालू किया। 6 टैंकर से बढ़ाया, कारोबार बढ़ाया हमने। वसई में बहुत काम किया हमने। वसई का जो इसका रोड है उसके लिए हमने कार्रवाई करके बना के दिया। सुपारा जो मेन रोड बना है उसके लिए हमने धरना दिया था हमने, वो आज बना हुआ है वहाँ पर। यहाँ तक कि वसई में जो संडास जो टॉयलेट बना हुआ है स्टेशन पे, वो भी हम लोग ने मेहनत करके बना के दिया है। और हमने वसंत नगरी को पे कार्रवाई इतनी की सर, इतना काम किया कि बताने के लायक नहीं। बस अल्लाह का करम रहा, इज्जत रही, और हम लोग आज जिस मकाम पर है अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र मानते हैं। राजनीति में भाभी को तुम कैसे ले आए? राजनीति में मैंने मानव अधिकार भी लेके आया था मैंने। हाँ, वो एक ही बात लाया था मैंने। और 2010 में जब मेरे वाली साहब का इंतकाल हो चुका, माँ का इंतकाल हो चुका, जब मैं खुद समक्ष हो चुका, सबसे बड़ा मैं बना, तो 2010 में मैंने मेरी बीवी को नगर सेवक के इलेक्शन में खड़ा किया। और वहीं से हम लोगों को प्लेटफॉर्म मिला, वहीं से लड़ाई लड़ना शुरू किया हमने वहाँ पर। आप भी मेरे गाँव आए, उसको हमने लड़ाई लड़ी थी। ऐसा लड़ी थी हमने कि वहाँ के दांत खट्टे कर दिए सब। आज तक हम काम कर रहे हैं आपकी दुआ से। क्या बात है। तो अभी आगे आप क्या प्लान बनाए हुए हो, कैसे क्या करना है?
आगे की आपके क्या विचार, ये इस इलेक्शन में कुछ करना है आपको नगर पालिका के? देखिए ऐसा है, आपकी दुआ रही, अगर अल्लाह ने साथ दिया मेरा, तो मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द MLC बनूंगा खुद। क्या बात है, और मेरी बीवी को मैं पास एक पोस्टर दिलाऊंगा। क्या बात है, हाँ। क्या बात है। ये बिरले लोग हैं जो बीवी के बारे में सोचते हैं, सब मैं अपने पैसा बारे में ही सोचता सोचते हूँ। हैं। ये तो खुशनसीबी बहुत है। जल्दी मैं MLC बनने वाला हूँ, बहुत जल्दी बन जाऊँगा इंशाअल्लाह। आपकी दुआ रही, MLC बनूंगा और मेरी बीवी को भी बहुत अच्छी पोस्ट दिलाऊंगा इंशाअल्लाह। पहले कुछ जो खास कर कहना चाहते हो अंत में, वो आप बोलिए, फिर भाभी से हम कुछ पूछते हैं। अंत में ये कहूँगा कि रब का शुक्र है, आप लोगों की दुआ है, अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी, जो सेहतियाबी दी, तंदुरुस्ती दी, ये उसका बहुत बड़ा अतिया है मुझ गरीब के ऊपर। और जो आज मेरे बच्चे मेरे साथ में है, मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, मैं रब का शुक्र मानता हूँ, दोस्ती की दुआ मांगता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं। अब थोड़ा शायरी पे प्रकाश डालिए। मैंने सुना है कि भाभी जी को बिल्कुल पसंद नहीं हो, आप जबरदस्ती सुनाया करते हो, तो ये क्या है, ये क्या है, जरा इस पे भी कुछ बोलिए। देखिए ऐसा है कि मैं हमेशा मानता रहा कि अपने अंदर जो गुण है उसको आप जाहिर कीजिए, उसको छुपाना व्यर्थ है। आपके पास को गुण अगर अल्लाह ने आपको हवन दिया है तो उसका इज़हार कीजिए। और मेरी शायरी की जो प्रेरणा है वो मेरी बीवी है, दूसरा कोई नहीं है। तो मैं लिखता हूँ, पस मंज़र यही होती है, या दुनिया के हमारे मसाइल होते हैं, राजनीति के मसाइल होते हैं, उस पर लिखता हूँ। नाते पाक लिखता हूँ, नबी की शान में लिखता हूँ, खुदा की शान में लिखता हूँ, औलिया किराम की शान में लिखता हूँ। देश के लिए लिखा मैंने, काफ़ी लिखा मैंने। और लिखने के बाद में जो सुकून मिलता है सर, वो बताने लायक नहीं है। इतना सुकून मिलता है कि मत पूछिएगा, जो लिखने के बाद में जो सुकून मिलता है हमको। डॉक्टर साथी दुआ जी, और आपके दुआ तो सुनिए, हमें डॉक्टर की डिग्री भी मिल चुकी है अभी। क्या बात, हम लोग डॉक्टर आज की तारीख में, क्या बात, डॉक्टर लिख सकते हैं हम लोग, बढ़िया, लिख सकते। डॉक्टर की डिग्री हमको मिल चुकी है बाकायदा। और हमको नए मोदी जी से सम्मान मिल चुका है। हमको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके हाथ से सम्मान मिल चुका है। और हमको लगातार 10 साल मानवाधिकार से सम्मान मिल चुका है हम दोनों को, लगातार मिला। उसके अलावा हम दोनों को कोविड-19 के बीच में हम दोनों को 6 पुरस्कार मिला, कोविड वॉरियर के नाम पे 6 पुरस्कार मिला। और कम से कम 18-20 पुरस्कार हम लोग को और लोगों ने दिया है हमारे काम के, सामाजिक संस्थाओं से मिला हमको। तो डॉक्टर अक्षयवर दुबे साथी जी और दुआ जी जी को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अच्छे साथी जी जो थे वो हमारे मित्र थे, और दुआ जी थे वो हमारे मित्र थे, भाई हमसे बड़े थे। लेकिन उन्होंने जो इज्जत मेरी की ना, उस इज्जत ने मुझे शायरी में मुझे हिम्मत दी। मैं उनको अपना गुरु नहीं मानता, लेकिन अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ कि उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। इसलिए कि पहले से मैं आपकी दुआ से, आप जानते हैं बेसोरी भाई, मैं अशोक शायर फट से लिख लेता हूँ कोई भी चीज़। और यहाँ तक कि साथी जी का, दुआ जी का भी मैंने कई करेक्शन किया है। तो मैं अपना बड़ा नहीं कहता हूँ, लेकिन अल्लाह का करिश्मा करम है मेरे पर कि मैं खुद लिख सकता हूँ और अच्छा लिखता हूँ। और वैसा से लिखता हूँ कि मतलब मैं शर्म करता हूँ पढ़ने में, वरना मुशायरे में पढ़ूँ तो लोग तारीफ कर थके नहीं। लेकिन युग प्रवर्तक में तो आपने बहुत अच्छा पढ़ा था। हाँ पढ़ा, मैं लिखता भी हूँ। सुना दूँ क्या आपको एक? क्या बात, बिल्कुल सुनाता हूँ। सुना दीजिए। झूठे ये मुझको बहाने नहीं आते, क्या बात, झूठे ये मुझको बहाने नहीं आते, लब पे मेरे गम के फसाने नहीं आते। वाह। ये दिल भी एक उजड़ी हुई बस्ती की तरह है, ये दिल भी एक उजड़ी हुई बस्ती की तरह है, अब यहाँ पर लौट कर पुराने नहीं आते। वाह वाह, क्या बात है। और वक्त के मरहम ने ये काम किए हैं, वक्त के मरहम ने ये काम किए हैं कि ज़ख्म मुझको अब सताने नहीं आते। वाह। अब दोस्त कोई क्यों हो साथ हमारे, अब दोस्त कोई क्यों हो साथ हमारे, वक्त गिरा मतलब बुरे वक्त में ये शौक़ मिटाने नहीं आते। वक्त गिरा ये शौक़ मिटाने नहीं आते, और हुस्न ज़र जेवर सब तो है पास तुम्हारे, हुस्न ज़र जेवर सब तो है पास तुम्हारे, पर दाग मगर तुमको अपने छुपाने नहीं आते। क्या बात, क्या बात। और तेरा प्यार भी एक मुजरिम की तरह है, तेरा प्यार भी एक मुजरिम की तरह है, ये कत्ल लोग करते हैं बचाने नहीं आते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। तो असलम भाई, अब मैं भाभी जी से जी कुछ पूछने की इजाज़त चाहूँगा। भाभी जी,
हमारा आपका साबिका तो शायद दूसरी तीसरी बार हो रहा है। और जब आप बसई में रहा करती थी तो हम लोग मिला करते थे, बातचीत हुआ करती थी। असलम भाई जी भी बीच में प्रेरणा स्रोत बना करते थे मिलन के। अभी विषय ये है कि बीच में आप दुबई जाके आए और दुबई में शायद आपके कुछ रिश्तेदार भाई वगैरह रहते हैं, तो थोड़ा वहाँ के बारे में प्रकाश डालिए। आपको बताना चाहूँगी, दुबई एक ऐसा शहर देखा मैंने जो अभी तक हमने बहुत, मतलब ये मालिक का करम है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे शौहर मिले हैं, क्योंकि लाइफ में सबसे अहम चीज़ जो होती है ना जिंदगी की, वो एक अपना साथी होता है, जो कि जिसको जीवन साथी कहते हैं। तो अगर अच्छा हो तो बुरा वक्त भी बहुत अच्छे से कटता है। अगर शौहर अच्छा ना हो तो फिर लाइफ में कितना ही पैसा हो, कुछ भी हो जाए, उसका कोई मायने नहीं होता, कांटे बनते हैं। लेकिन ये मैं अपने आप पे, अपने घमंड तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे अपने आप पे इतना गुरूर है इनको लेकर के कि मैं इनकी पत्नी हूँ, ये मेरे पति हैं, मेरे शौहर हैं। इस बात का मैं लाइफ में जब तक जीऊँगी, जब तक मैं इस बात का एहसान मानूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आज तक मुझे सारी दुनिया की खुशियाँ दी है, लेकिन भाई खुद के लिए कुछ नहीं करते हैं, ये अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। चलो ये भी अच्छी बात है। सबसे पहले शुक्रगुजार मैं इनकी हूँ। दूसरी बात, दुबई भाई एक ऐसा शहर देखा मैंने, एक बहुत बड़ी कंट्री नहीं है वो, लेकिन उसके बावजूद भी बेमिसाल घूमना फिरना, वहाँ की लाइफस्टाइल, और वहाँ का सबसे जो बेहतर से बेहतर मुझे कोई सब चीज़ लगी ऑल ओवर कंट्री, वो वहाँ की डिसिप्लिन और कानून। क्या बात, बहुत अच्छा। अगर किसी भी स्टेट में, राज्य में या देश में कानून अच्छा होना तो सारा कुछ मामला बिल्कुल अच्छा होता है। सही बात, सही। हमारे भारत देश में हम यहीं पैदा हुए, यहीं पर रहते हैं, लेकिन फिर भी हम रात को कभी निकलते हैं बाहर, अकेले जब हम निकलते हैं तो यहाँ पर हमें डर होता है, क्योंकि हम औरतें हैं, तो हम जाएंगे तो कहीं कोई बात ना हो जाए। लेकिन यकीन मानिए, हम लोग वहाँ दुबई में पूरी रात घूमते थे। पूरी रात में ये समझ लीजिए कि वहाँ पर किसी तरीके की आपको, आप औरत हैं, लड़की हैं, बच्चे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। हर जगह पर सिक्योरिटी, हर जगह पर पुलिस की तैनाती, और इतना अच्छा मैंने डिसिप्लिन देखा वहाँ कि हम फर्स्ट टाइम पे मेरी यात्रा थी, मेरी बच्ची थी साथ में, लेकिन फर्स्ट टाइम पे मेरी यात्रा थी। यकीन मानिए कि मुझे हर जगह का पता नहीं होता, मुझे नहीं पता था कि ये रोड को क्रॉस करके मैं उस तरफ कैसे जाऊँ। तो कम से कम नहीं तो 40 से 50 गाड़ियाँ थी, इस तरफ भी और इस तरफ, दोनों गाड़ियाँ रुक गई, और एक बंदा वहाँ से उतरा जो मुझे बाकायदा ले करके रोड क्रॉस करके दिया। इस चीज़ को मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि हमारी कंट्री में तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी मौका मिलता है लोगों को तो उसको कुचल के निकल जाते हैं। ये चीज़ वहाँ पर मैंने बहुत अच्छी देखी। और बहुत अच्छा शहर है, मैं कहती हूँ हर किसी को जाना चाहिए। और सोना वगैरह बड़ा सस्ता है क्या वहाँ? सोना सस्ता तो नहीं है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है, नंबर 1 क्वालिटी है वहाँ पर। सस्ता 2-4 हज़ार के फर्क होंगे तो होंगे, बाकी वहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ जैसे बहुत मिलावट करते हैं, अगर हम हॉलमार्क लेने को जाते हैं 96 लेते हैं, उसमें हमको कितना 85% मिलता है, और वहाँ का 19% मिल जाता है हमको, कि मतलब कोई चीज़ में आपको मिलावट नहीं मिलेगी भाई। ये चीज़ बहुत अच्छी है वहाँ की। और दूसरा, वहाँ 2-3 जगह ऐसी देखी मैंने जो मैं देखते ही रह गई। बुर्ज खलीफा है जो कि एक अपने आप में मिसाल है दुबई की। फिर दुबई मॉल, जहाँ पर एक दिन में 10 लाख लोग एक साथ में आ सकते हैं। क्या बात? 10 लाख लोग, और उसके बाद में 10 लाख लोगों की गाड़ियां भी एक साथ में पार्क हो सकती हैं। इतनी लंबाई चौड़ाई में बनाया गया है, काफी बड़ा एरिया। हाँ, बहुत बड़ा एरिया है। और दूसरा फिश टैंक है जो कि 3 माले, हमारी ये बिल्डिंग को अगर हम जोड़ते हैं तो 3 माला, इतना ऊंचा, और लंबाई में हमारी बिल्डिंग शुरू होती है वहाँ से वहाँ तक कम से कम नहीं तो
25 मीटर से भी ज़्यादा का दायरा, 25 से भी ज़्यादा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने पूरा नहीं देखा, बहुत जल्दी में थी, लेकिन बहुत अच्छा है। और दूसरा वहाँ पर अभी फेस्टिवल चलता है, आपको तो पता होगा, दिसंबर में स्टार्ट होता है और मार्च की 31 तारीख को बंद हो जाता है। तो इंडिया के ही नहीं, हर देश के लोग दुबई घूमने आते हैं। अच्छा, दुबई इसलिए घूमने आते दुबई हैं, फेस्टिवल। हाँ, दुबई फेस्टिवल में ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग वहाँ पहुँचते हैं, क्या बात। क्योंकि इतना खूबसूरत, मतलब बहुत, मैं इंडिया के हर कोने में मैंने सफ़र किया, लेकिन जो खूबसूरती मैंने वहाँ देखी है, वहाँ की रोड देखो, वहाँ की साफ़ सफाई देखो, प्लस वहाँ जो एक नेचर है लोगों का, वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा भाभी, मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ औरतें चांदनी रात में छाता लगा के निकलती, ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो मैंने नहीं देखा। हमसे कोई कह रहा था ऐसा, तो मैं नहीं। बोला कि ये क्या है? नहीं, शायद हमने चांदनी रात देखी ना होगी। अच्छा, आपकी जिंदगी के कुछ पिछले वर्ष भी पलटे जाए, जब आप शादी होकर इस घर में आई, जी जी, तो इस घर के वातावरण के बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालिए। असलम भाई के बारे में नहीं, इनके बारे में तो मैं समझ गया। जब मैं शादी करके आई तो एक्चुअली में मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। पहले बात तो शादी क्या चीज़ है मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था, क्योंकि जो उस टाइम का वक्त था वो बहुत अच्छा था। अच्छा, एक तो पढ़ाई होती थी और दूसरा खेल कूद होता था। तो आप शादी के बाद भी पढ़ने जाती थी क्या? हाँ, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इन्होंने मुझे पढ़ाया। बता रहे थे ये हाँ, बात शायद एक बार इन्होंने कहा कि मुझे मैंने आगे शादी, इन्होंने मुझे पढ़ाया। इन्होंने क्योंकि जब हमारी शादी हो रही थी तो उस टाइम पे मंगनी हुई थी, तो 8वीं में थी। मैंने और पढ़ाया 10वीं के एग्जाम होने वाले थे, उस टाइम पे हमारी शादी हुई। हाँ, तो हम लोग हाँ। वो कोने वाला पंचवटी के सामने कौन सा होटल था जिधर बैठ के बताया कि मैंने अपनी बीवी को शादी के बाद पढ़ाया? हाँ, मैं पढ़ाया चर्चा हुई थी। मैं पढ़ाया था। शादी करके आई तो मतलब हमारे ससुराल में तो सभी लोग बहुत अच्छे थे। मेरे सास ससुर, मेरी फैमिली में जितने भी लोग थे बहुत ही अच्छे थे। और ख़ासकर मैं अपनी सास की बहुत इज्जत करती हूँ, उनकी बहुत, मतलब वो मेरे लिए बहुत माँ से भी बढ़कर हैं। क्योंकि जब मैं बच्ची थी, जब मैं इनके परिवार में आई तो मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया, समझाया, तौर तरीके दिखाए। क्योंकि एक घर से बेटी जब दूसरे घर जाती है तो वहाँ का कल्चर अलग होता है, वहाँ का खाने पीने का सब तरीके तो उन्होंने मुझे बताया। मेरी दादी सास थी जो बहुत अच्छी थी, हमारी सास से भी बहुत ज़्यादा अच्छी। और ससुर जी? ससुर जी हमारे बहुत अच्छे थे, लेकिन बहुत कड़क थे, बहुत बड़ा। और मुझे मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा अगर बोलते ना कि घर की बहुएं होती हैं, वो कोई लोग उनको पसंद करते हैं, कोई लोग नहीं पसंद करते, लेकिन मेरे घर में मैं सबकी चाहिए थी। हमारे बड़े ससुर हो, मेरा देवर हो छोटा मुस्लिम, या तो हमारे नंदे हो, फैमिली में जितने भी लोग थे उनकी सबकी मैं बहुत लाडली रही हूँ। और आज भी मालिक का करम है, जब भी हमारे घर में कोई भी फैमिली फंक्शन हो, कोई भी बात होगी तो पहले हम लोगों को याद किया जाता है। हम लोगों से सलाह मशवरा लेते हैं, ये ऊपर वाले का भी करम है और उनकी मोहब्बत है भाई। अच्छा भाभी, एक बात हमको ये बताइए कि अभी ये मोदी सरकार में जी 3 तलाक का बिल पास हुआ है जी, इसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या सोच है आपकी? देखिए, मोदी जी ने जो कानून की आवाज़ उठाई थी वो सरासर एक तरीके से तो मैं कहूँगी वो 3 तलाक का मसला तो है ही नहीं। अच्छा। क्योंकि शरीयत का जो मतलब होता है ना, वो 3 तलाक हम लोगों में है ही नहीं। 3 तलाक कैसे होता है, एक साथ में कोई आदमी अगर किसी को एक साथ में एक ही टाइम में 3 तलाक दे देता है, उसको हमारे शरीयत ने तलाक नहीं माना है। अच्छा। तलाक का एक मतलब होता है कि अगर आपकी नहीं बनती आपकी वाइफ के साथ में, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप दोनों में, तो आप ये कर सकते हो, फर्स्ट टाइम पर उसको, बीवी को डराने के लिए आप एक बार उसको तलाक बोलिए। तो भाभी जी, दुबई में और किन किन जगहों की आपने भ्रमणता की? पहला नंबर तो हमने डेजर्ट सफारी गए, जो कि आलीशान बहुत लाजवाब था। अच्छा। जो कि रेगिस्तान है, रेगिस्तान में
पहाड़ होते हैं, काफी अच्छे हाइट वाले पहाड़ होते हैं, उनमें सफर कराया जाता है। अच्छा। और इतना मतलब इतना अच्छा लगता है ना, वहाँ जाने के बाद में ना कुछ याद नहीं रहता है, इतना अच्छा एंजॉय मतलब अपने आप को भूल जाते हैं। कुछ याद नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ ऐसी होती है ना, गाड़ियाँ जो भी होती है ना, उनको देखने अपने इंडिया में बहुत कम मिनिस्टरों के पास मैंने गाड़ियाँ कुछ देखी हैं तो देखी हैं। वहाँ ऐसी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो 5 करोड़ 10 करोड़ में ऐसे ही खड़े रहती हैं रोड पे, अपने ऐसे लाइन में खड़े रहती हैं, कोई पूछता नहीं। मिरेकल गार्डन है जो कि 22 से 25 एकड़ के अंदर बना हुआ है, रियल फूलों से बना, रियल टोटली उसका आप सर्च करेंगे ना, टोटली पूरा फूलों से ही बना हुआ है। और इतना प्यारा है कि आपको क्या बताऊं। बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं वहाँ। फेस्टिवल चल रहा है अभी, तो अभी मतलब जो लोग जाना भी चाहते हो तो 31 मार्च से पहले जा करके आए, एंजॉय करके आए, अच्छा लगेगा। लेकिन भाभी जी आप असलम भाई को नहीं ले गई, ये थोड़ा मुझे अजीब लगा। इनका वीजा आ चुका है, लेकिन इनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, इन्होंने देखा नहीं है। अभी मुझे भी देखना पड़ेगा। मेरा भी पासपोर्ट नहीं, करना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि आपकी 1 महीना पहले नहीं 6 महीने पहले उसको रिन्यूअल करना पड़ता है, और इन्होंने देखा बहुत बाद में। तो क्या हो गया, पासपोर्ट कॉपी दी थी, इन्होंने वीज़ा लग गया, लेकिन ये हो गया कि पासपोर्ट की वैलिडिटी नहीं, हाँ आते आते फिर नहीं आ सकते। मेरी छोटी बेटी और मैं दोनों जाके, अब हम लोग पूरी फैमिली जाने वाली, मैं मेरी 2 बेटियाँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हमारे फैमिली के बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं। तो आपके जो बच्चे हैं, जरा उनके बारे में भी कुछ बोलिए कि आपको कैसे क्या लगता है इनके भविष्य के बारे में, आप क्या सोचती हैं बच्चों के बारे में, जरा बोलिए। मेरे 3 बच्चे हैं, हमारे 3 बच्चे हैं। पहला है हमारा बेटा मोहम्मद यासीन, जो माशाल्लाह उसकी शादी हो चुकी है, वो 2 बच्चों का बाप है, बहुत प्यारे प्यारे उसके 2 बहुत खूबसूरत बच्चे हैं। क्या बात। फिर मेरी 2 बेटियां हैं, अभी इनकी शादी करनी है, इनके बारे में कुछ अच्छा सोचा है हमने, बस इन लोगों के फर्ज से पूरा होना है जल्द से जल्द। और दोनों हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे इतने नेक और इतने अच्छे मिले हैं कि ऊपर वाले से ही दुआ करती हूँ मालिक हर माँ बाप को ऐसे नेक औलादें हों। क्योंकि अच्छा भाभी जी ये बताओ कि दुनिया में कहावत है, ये सब पे लागू होती है कि जब लड़का या लड़की पैदा होता है, हाँ, तो ऊपर वाला पहले से ही जोड़े नियत कर देता है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। क्या बात, क्या बात है, सच्चाई। क्योंकि वो हर किसी में कहावत है। इस बात को रोके हमारी शादी से मिसाल है। हमारी शादी से पहले मिसाल है। हाँ, हमने 4 जगह बंदी तय हुई थी, दुबई में हुई थी, ये कैंसिल हो गई, और जिस दिन घर पर आई ऐसे मिलने को, मतलब हमारी माँ इनकी माँ पड़ोसन थी। 12 साल बाद जब मिलने के लिए आई पहली बार, तो ये जानकर आया कि असलम का लड़का बड़ा हो गया, तो लड़की के लिए अच्छा रहेगा, देखने के लिए आई। और मेरी माँ की सहेली थी, बैठी बात करते करते मैं कॉलेज से आया, अम्मी बाहर आई, मेरे बेटा देख लड़की तय कर दी। मतलब अम्मी क्या बात करें, आदमी बर्तन दरबार देखता है, कपड़े तुम तय कर दिए ऐसा? अरे बेटा मैं कर दी, खत्म बात। अरे बोला ये क्या कर रहे तुम? मैं फिर अपने अब्बा के दोस्तों को बुलाया, बोला ये क्या कर रहे हो? अभी आए, अभी पसंद कर रहे हैं इसको। लेकिन शादी वही हुई मेरी, और मैं खुश हुआ, आज खुश हूँ, मेरे भाई ने समझा तो समझाया और मैं खुश हुआ। तो भाभी जी अंत में आप क्या अपने दिल की बात कहना चाहेंगे? मैं सबसे दिल की बात जो कहना चाहती हूँ वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जितने भी दुनिया में इंसान हैं, सबसे पहले हम बिना जातिवाद के, बिना किसी मजहब के, हम इंसान अपने इंसान के रूप में पहचाने जाए। क्योंकि अगर एक इंसान दूसरे इंसान की तकलीफ को नहीं समझता तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। सही है। इसलिए मैं सबके लिए एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम जितने भी भारतवासी नहीं, हमारे जितने भी
देश है, जितने भी मुल्क है, उन सब में इंसानों की, सबसे पहले इंसानों की इज्जत होनी क्या चाहिए, बात है, उनका मान सम्मान हो। जहाँ जो तकलीफ में है उन्हें उनकी बढ़ चढ़कर हमको मदद करनी चाहिए। ये हम जब शुरू करेंगे तो दूसरे भी हमसे प्रेरणा लेंगे। तो ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम सब कुछ ना कुछ, क्योंकि दुनिया में अच्छाई बहुत है लेकिन तकलीफें भी बहुत हैं उसके साथ में। सही है। तो ऊपर वाला करे कि लोगों का, सबका कुछ, बहुत कुछ अच्छा हो। जो लोग तकलीफ में हैं उनकी तकलीफें भी ख़त्म हो जाएं, और जो लोग कुछ अपने लाइफ के लिए सपना देखना चाहते हैं, मालिक उनके भी सपनों को पूरा करे। मेरे शौहर ने जो अपने दिल में सोच रखा है, ऊपर वाला उनके भी सपनों को पूरा कर दे। आप जैसे हमारे भाइयों का, हमारे शुभ चिंतकों का साथ हमारे साथ में बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना वक्त हमारे लिए निकाला। हमारे जितने भी जानने वाले हैं। अब एक आखिरी क्वेश्चन ये है मेरा कि शायरी का शौक आपके शौहर को है, तो आप इससे कब जुड़ने वाली हैं? मुझे ये खाली इसका हाँ, एक्चुअली इसको हंसते हुए जवाब देना है आपको। एक्चुअली मैं शायरी ना इनकी सुन करके मैं परेशान होती हूँ कि ये लिखते कम है, सुनाते ज़्यादा है मुझे। इस वजह से मैं बोलती हूँ कि तुम्हारी शायरी बहुत अच्छी है लेकिन मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि ये उर्दू मीडियम से पढ़े हुए और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी क्या हुई। बात है, क्या बात है। यहाँ पे तो उर्दू जरा शब्द कम, नॉर्मल शब्दों का प्रयोग करिए। ये क्यों इतने इंग्लिश शब्द जोड़ते जो भाभी को इतना परेशान करते हैं? अब मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, इन्होंने उर्दू से करी है, तो क्या होता है तलफ़ुज़ वगैरह जो होता है वो नहीं समझ में आते। हिंदी शुद्ध है इनके बनस्पत, मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन आपको अपनी तरफ से कुछ शायरी का प्रयोग करके इनके वजूद को आगे बढ़ाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अब आप कैसे करेंगी ये आपका सोचना है, मैं तो बस इल्तिजा ही कर सकता हूँ। मैं आखिर में देशवासियों को पैगाम के रूप में अपनी एक कविता सुनाऊंगा, जिसमें आपको संदेश मिल जाएगा। ये मेरा वतन है, मेरा वतन, इस देश पे कुर्बा जानो तन, यहाँ मंदिर भी, यहाँ मस्जिद भी, सब भाई बहन माँ अपना वतन। ये ज्ञान नहीं नादानी है, करे राम रहीम में जो अनबन। ये ज्ञान नहीं नादानी है, करे राम रहीम में जो अनबन। हमें आज ही खानी है सौगंध, तेरा मेरा नहीं यह है अपना वतन। क्या बहुत बढ़िया। तेरा मेरा नहीं ये अपना वतन, हमारा वतन है। बहुत बढ़िया। वतन के लिए क्या कर सकते हैं, वतन को हम कहाँ बढ़ाने के लिए सोच सकते हैं, वतन के लिए हमारा क्या फ़र्ज़ है, इस दायरे को अगर समझ लें हम, तो हमारा देश आज दुनिया के आसमान पर चमकने वाला सितारा बन जाए हमारा देश। क्या बात। तो अंत में आप दोनों की जो हमने बातचीत सुनी, इससे खुश हुए, आपके विचारों से खुश हुए, और भाभी जी का दुबई यात्रा का वृत्तांत अच्छा प्रभावित करने वाला है। और मैं ये चाहूँगा कि जल्दी ही ऊपर वाला इन्हें फिर वहाँ बुलाए और साथ में आप भी जाएं, हमारे और आप भी आए, और अगर आपको भी बुलाएंगे। अगर ऐसा होगा तो वो मेरे लिए सिरोधार्य है, ऐसी बात नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आप शुक्रिया। सभी लोगों का आपने बहुत ऐसा मेरे को शुक्रिया। धन्यवाद।